प्रिय मित्रों, आपको सुनाने जा रहा हूँ प्लॉट ऑफ कर्म बीज, द स्टोरी फॉर ग्रेट फिल्म। लॉग लाइन। एक गृहस्थ गुरुजी से मिले संस्कार रूपी कर्म बीज एक गूंगे बहरे बालक के जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। टैग लाइन। साधारण चरित्रों की असाधारण कहानी। टैग लाइन यह भी हो सकती है, मौत की सजा मौत या माफ़ी। प्लॉट नरेशन। एक रंगीन मिजाज हैंडसम युवक डॉक्टर धनराज एक एक करके कई सारी गर्ल्स को गर्लफ्रेंड बनाता है, लेकिन बात शादी तक पहुंचने के पहले ही उसका ब्रेकअप हो जाता है। यह सिलसिला काफ़ी समय चलने के बाद अब डॉक्टर धनराज अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। इसके लिए वह एक हम पेशा यानी मेडिको गर्ल की तलाश में है। भाग्य से डॉक्टर को खूबसूरत मेडिको गर्ल डॉक्टर सौंदर्या मिल जाती है, जिसके साथ पिछले 3 महीने से डेटिंग पर है डॉक्टर धनराज। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है। शहर के शानदार रेस्टोरेंट कॉफ़ी कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रहा है। बहुत इंतज़ार करवाने के बाद डॉक्टर सौंदर्या इस शानदार कॉफ़ी कैफ़े में अपने पूरे एटीट्यूड के साथ एंट्री लेती है। डॉक्टर धनराज बड़े ही रोमांटिक मूड में गर्मजोशी से सौंदर्या का स्वागत करता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर धनराज लाल गुलाब के बुके के साथ शादी के लिए उसे प्रपोज करता है, डॉक्टर सौंदर्या धनराज की अमीरी पर शक करते हुए उसे बुरी तरह अपमानित कर वहां से चल देती है। सौंदर्या के अचानक किए गए बुरे बर्ताव से हर्ट होकर डॉक्टर धनराज का दिल ही टूट जाता है। दिल पर मिले इस जख्म से डॉक्टर तड़प कर रह जाता है। यह सब कॉफ़ी कैफ़े की एक साधारण सी लड़की रिसेप्शनिस्ट श्यामा बड़े सहानुभूतिपूर्वक देख रही होती है। श्यामा के अपनत्व भरे व्यवहार से डॉक्टर धनराज के दुखी दिल को सुकून मिलता है और अब बाय चांस डॉक्टर के दिल में श्यामा के लिए प्यार पैदा होता है। अपने बचपन के दोस्त विनोद के मना करने के बाद भी डॉक्टर धनराज अपने प्यार का इजहार कर श्यामा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। श्यामा धनराज के प्यार को स्वीकार तो करती है, लेकिन शादी के प्रस्ताव को यह कहकर मना कर देती है कि उसका बचपन अनाथालय में बीता है और वह अपनी अभिभावक डाली माँ यानी कॉफ़ी कैफ़े की मैनेजर डाली मैडम को अकेला छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती। अब धनराज खुद को भी एक अनाथ बताकर डाली मैडम की शर्तें मानकर श्यामा से शादी कर ही लेता है। हनीमून के कुछ दिन बहुत आनंद में गुजरते हैं। अब किसी बात पर श्यामा रूठकर अपनी डाली माँ के घर चली जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर धनराज अपने अय्याश दोस्तों के साथ फिर अय्याशी में लग जाता है। अपने बचपन के दोस्त विनोद की समझाइश का भी उस पर कोई खास असर नहीं होता। जैसे ही डॉक्टर धनराज को डाली मैडम फ़ोन पर श्यामा के प्रेग्नेंट होने की खबर देती है, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब उसके मन में बरसों से सोई महत्वाकांक्षा जागती है और वह अपने होने वाले लड़के को एक महान क्रिकेटर बनाने का सपना देखने लगता है। गर्भ में लड़का ही है, इसके लिए चोरी से लिंग टेस्ट भी करवाता है। लड़का कंफर्म होती ही खुशी से झूमने लगता है और होने वाले लड़के की खातिर श्यामा की खूब देखभाल करता है।
श्यामा अपने पति का अपने प्रति प्यार और लगाव पाकर बहुत खुश है। श्यामा अपने होने वाले बच्चे के अच्छे संस्कार के लिए एक गृहस्थ गुरुजी के यहाँ भागवत गीता के प्रवचन सुनने नियमित जाती है। पति पत्नी दोनों बच्चे के भविष्य के रंगीन सपने देख रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। श्यामा को एक गूंगा बहरा लड़का पैदा होता है। पति पत्नी दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर धनराज का एक बहुत बड़ा सपना टूट जाता है। इधर इस बीच श्यामा की डाली माँ की बीमारी में अचानक मौत हो जाने पर श्यामा भी भीतर से पूरी तरह टूट जाती है। अब डॉक्टर धनराज के व्यक्तित्व विकार की वजह से उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है और वह गूंगे बहरे बच्चे को श्यामा के पूर्व जन्म के पापों का फल बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। पिछले 2 वर्ष बहुत कुछ सहन करने के बाद अब श्यामा निराश होकर अपने बच्चे की खातिर गृहस्थ गुरुजी की यहाँ शरण लेती है, जहाँ गुरुजी अपनी योगाचार्य पत्नी और विशेषज्ञों की मित्र मंडली की मदद से विशेष इलाज मेडिटेशन से लगातार 8 वर्षों में बच्चे यशराज की बोलने सुनने की विकलांगता कम करा के 40% तक ले आते हैं। अपने बच्चे को बेहतर बनते देखते हुए अब श्यामा की चिंता काफ़ी कम हो रही है। 10 वर्षीय बालक यशराज साइन लैंग्वेज सीखने के साथ साथ रोजाना क्रिकेट खेलने भी जा रहा है। मासूम बालक यशराज शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है। देखने वाले का मन मोह लेता है। इधर डॉक्टर धनराज अकेले और लीवर में आई खराबी की वजह से बहुत उदास और निराश होने लगता है। अब विनोद और उसकी पत्नी की सलाह पर वह अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने जाता है, लेकिन अपने पिता को देखते ही यशराज बेचैन हो गुस्से में कांपने लगता है और विचलित होकर बेहोश हो जाता है। यह देख धनराज गिल्टी फीलिंग लिए वहाँ से चले जाता है। अब डॉक्टर धनराज अपने बच्चे के लिए खिलौने और चॉकलेट लेकर जाता है, लेकिन बालक ये सब लेने से मना कर देता है और कुछ देर अपने पिता को देखते हुए बालक यशराज फिर गुस्से में बेचैन होने लगता है और बेहोश हो जाता है। अब दुखी परेशान श्यामा अपने पति धनराज को उनसे मिलने आने से मना कर देती है। अकेलेपन और बीमारी की हालत में डॉक्टर धनराज को याद आने लगता है अपनी पत्नी श्यामा का प्यार भरा व्यवहार और खुद का नफरत भरा दुर्व्यवहार। अब वह पश्चाताप की आग में जलने लगता है। विनोद और उसकी पत्नी गुरुजी के यहाँ जाकर यशराज से विशेष लगाव महसूस करते हुए उस पर अपना प्यार लुटाते हैं। उसे समय समय पर अपने घर लाकर अपनी बेटियों के साथ खेलते हुए देख खुश भी होते हैं। यहाँ जब धनराज अपने पुत्र यशराज से मिलने विनोद के घर आता है, तब अपने पिता को देख यशराज बेचैन होकर गुस्से में फिर बेहोश हो जाता है और होश में आने पर विनोद से लिपटकर बुरी तरह रोने लगता है। कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। यह देख विनोद की डॉक्टर पत्नी बच्चे को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने का कहती है। गृहस्थ गुरुजी बालक यशराज को शहर के फेमस मनोचिकित्सक डॉक्टर कुलकर्णी के यहाँ ले जाते हैं। श्यामा से बालक की पूरी हिस्ट्री जानते हैं।
डॉक्टर कुलकर्णी के इलाज के बाद भी यशराज का अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाना और बेचैनी से बेहोश हो जाना बना रहता है। तब डॉक्टर कुलकर्णी शहर के जाने माने हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुखर्जी से मुलाकात कर यशराज को उनके यहाँ ले जाकर बालक को हिप्नोथेरेपी देना शुरू करते हैं। हिप्नोथेरेपी के दौरान बालक कुछ ही देर में अपने पिछले जन्म की यादों में चला जाता है, जहां वह अपने आप को एक गांव में किसी हवेली में अपने हमशक्ल बालक को देखता है, जिसे किसी बात पर उसके पिता धनराज की शक्ल के व्यक्ति से डांट खाते हुए देखता है। और यह सब वह अटकते हुए बोलते भी जा रहा है। कुछ दिनों की हिप्नोथेरेपिस्ट का एक फ़ायदा यह होता है कि यशराज अब कुछ शब्दों को बोलकर अपनी बात कहने लगा है। इधर डॉक्टर धनराज श्यामा को याद करते हुए एक दुख भरा गीत गाता है। जैसे जैसे यशराज बड़ा हो रहा है, गरीब बच्चों के साथ उसे क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। 16-17 वर्ष का होते ही गरीब हम उम्र बच्चों की लड़कों की टीम बनाकर एक क्रिकेट क्लब बनाकर स्टेट लेवल पर मैच खेलने लगता है। और बड़ा होते होते 21-22 वर्षीय जवान यशराज अपनी विकलांगता से मुक्त होकर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने की तैयारियों में लगा है। मनोचिकित्सक कुलकर्णी और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुखर्जी की हिप्नोथेरेपी से यशराज को जवान होते होते अब समझ में आने लगा है कि बचपन में मन मस्तिष्क में दिखाई देने वाले दृश्यों में दिखने वाले लोगों का उससे क्या संबंध है। विनोद अंकल की मदद से अपने पिछले जन्म के लोगों से मिलने पिछले जन्म के गांव जाता है। इस तरह वह अपने पिछले जन्म के सारे राज जान समझ जाता है। अब यशराज उचित परिस्थितियों और समय का इंतजार कर रहा है, जब वह अपने सारे राज उजागर कर अपने भविष्य की दिशा भी तय कर पाए। प्रिय मित्रों, अपने मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे आपके, जैसे कि बचपन में गूंगे बहरे यशराज को विचलित करने वाले दृश्य क्या थे। मनोचिकित्सक व हिप्नोथेरेपिस्ट से उसे फायदा हुआ और जवान होते होते उसे अपने पिछले जन्म में गांव में दिखाई देने वाले लोग कौन थे, जो दिखने में उसके और उसके पिता यशराज उसके पिता डॉक्टर धनराज जैसे ही क्यों थे, लेकिन पहनावे, आचरण और स्वभाव अलग अलग क्यों थे। अपने पिता डॉक्टर धनराज के किस राज को पुत्र यशराज जान जाता है, और फिर यहाँ मौत की सजा, मौत या माफी का क्या मतलब है। अपने सवालों को लेकर आप मुझे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको जवाब देने की। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। आपका मित्र हेमंत मोड़, फिल्म राइटर, फिल्म विजुअलाइजर। थैंक यू वेरी मच।